हेलो एवरीवन, मैं हूं आकृति बंसल और आप देख रहे हैं सिविल स्टैप आईएएस। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंटेम्प्रेरी पॉलिटी टॉपिक, रेगुलेशन ऑफ फिल्म्स एंड ओटीटी प्लेटफॉर्म्स इन इंडिया, द सतलुज केस। ये टॉपिक सिर्फ करंट अफेयर्स नहीं है, इसके थ्रू हम रिवाइज करेंगे फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 19, सिनेमाटोग्राफ एक्ट, आईटी रूल्स 2021, सेक्शन 69A और डिजिटल गवर्नेंस। ये टॉपिक प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 दोनों के लिए ही काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये न्यूज में क्यों है। पंजाब 95 या सतलुज नाम की फिल्म को Z5 ने रिलीज के तुरंत बाद ही इंडिया में हटा दिया गया। रीजन दिया गया सिक्योरिटी कंसर्न्स। इस इंसिडेंट ने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खड़ा किया। अगर एक फिल्म थिएटर में रिलीज होती है तो उसके रूल्स अलग क्यों होते हैं, और अगर वही फिल्म ओटीटी पर आए तो उसके रूल्स कंप्लीटली डिफरेंट क्यों होते हैं। इसी डिफरेंस को हम पूरे लेक्चर में समझेंगे। इस केस का बैकग्राउंड भी इंटरेस्टिंग है। यह फिल्म जसवंत सिंह खालरा की लाइफ पर बेस्ड है। सीपीएफसी ने थिएट्रिकल रिलीज के लिए लगभग 127 कट्स सजेस्ट किए। फिल्म मेकर्स ने ये कट्स एक्सेप्ट नहीं किए, इसलिए उन्होंने थिएटर रिलीज कैंसिल करके डायरेक्टली ओटीटी प्लेटफॉर्म चूज किया। लेकिन ओटीटी पर रिलीज के बाद गवर्नमेंट ने आईटी रूल्स 2021 के अंडर एक्शन लिया और फिल्म हटा दी गई। इसी वजह से ये केस एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इंडिया में फिल्म्स के लिए एक ही लॉ नहीं है। एक्चुअली दो अलग फ्रेमवर्क्स एग्जिस्ट करते हैं। अगर फिल्म थिएटर में रिलीज होती है तो सिनेमाटोग्राफ एक्ट अप्लाई होगा, और अगर ओटीटी पर रिलीज होती है तो आईटी रूल्स 2021 अप्लाई होंगे। ये डिफरेंस प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। अब बात करते हैं सिनेमाटोग्राफ एक्ट 1952 की। इस एक्ट का पर्पस है पब्लिक एग्जीबिशन रेगुलेट करना। कोई भी मूवी बिना सीबीएफसी सर्टिफिकेट के थिएटर में नहीं चल सकती। स्टेट गवर्नमेंट सिनेमा हॉल्स को लाइसेंस भी इसी फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग देती है। इसलिए थिएटर्स में रिलीज होने वाली हर फिल्म को मैंडेटरी सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है। सीबीएसई का फुल फॉर्म है दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंडर एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसके फंक्शंस है फिल्म एग्जामिन करना, सर्टिफिकेट देना, कट सजेस्ट करना या सर्टिफिकेशन डिनाई करना। एग्जामिनेशन के लिए याद रखिए, सीबीएफसी सेंसर बोर्ड नहीं, ऑफिशियली सर्टिफिकेशन बोर्ड है। सीबीएफसी टोटल 4 तरह के सर्टिफिकेट्स इशू करता है। यू यूनिवर्सल, यूए पेरेंटल गाइडेंस। 2023 के अमेंडमेंट के बाद यूए को डिवाइड कर दिया गया। यूए 7+, यूए 13+ और यूए 16+। और सर्टिफिकेट, ए सर्टिफिकेट जो कि सिर्फ अडल्ट्स के लिए है, और एस सर्टिफिकेट स्पेशल कैटेगरी प्रोफेशनल्स के लिए। ये प्रीलिम्स का फेवरेट टॉपिक बन सकता है। 2023 के अमेंडमेंट ने कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस की। सबसे पहला, यूए कैटेगरी को एज स्पेसिफिक बना दिया गया। दूसरा, फिल्म सर्टिफिकेट की वैलिडिटी अब लाइफ टाइम हो गई है, पहले सिर्फ 10 साल होती थी। और तीसरा, एंटी पायरेसी प्रोविजंस ऐड किए गए। अनऑथराइज्ड रिकॉर्डिंग और पायरेसी को पनिशेबल ऑफेंस बना दिया गया। अब क्वेश्चन आता है, गवर्नमेंट किसी फिल्म को रिस्ट्रिक्ट कब कर सकती है? इसके ग्राउंड्स कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ दोनों में दिए गए हैं, जैसे स्टेट सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर, फ्रेंडली रिलेशंस, डिफमेशन, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, इंसाइटमेंट टू ऑफेंस या आर्बिट्रेरी पावर नहीं। गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड्स फॉलो करने होते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ चलते हैं। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन गारंटी करता है। सुप्रीम कोर्ट ने कई जजमेंट्स में कहा कि फिल्म मेकिंग भी एक्सप्रेशन का पार्ट है, इसलिए सिनेमा और ओटीटी कंटेंट दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन एंजॉय करते हैं। लेकिन आर्टिकल 19 एब्सोल्यूट नहीं है। आर्टिकल 19 क्लॉज 2 रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस अलाउ करता है। अगर कंटेंट सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, डिफमेशन, फ्रेंडली रिलेशंस या सोवरेनिटी को इफेक्ट करता है तो गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। यूपीएससी मेंस में आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए और 19 क्लॉज 2 को साथ लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एफकैट, अर्लियर फिल्म मेकर्स के पास एक अपील बॉडी होती थी, फिल्म सर्टिफिकेशन एपिलेट ट्रिब्यूनल यानी एफकैट।
अगर सीबीएफसी से डिसएग्रीमेंट होता था तो फिल्म मेकर्स डायरेक्टली एफकैट जा सकते थे। ये एक फास्टर मैकेनिज्म था। 2021 में ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म एक्ट के थ्रू एफकैट अबॉलिश कर दिया गया। अब फिल्म मेकर्स को डायरेक्टली हाई कोर्ट जाना पड़ता है। इससे लिटिगेशन एक्सपेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग हो गई है। कई एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग इसका इनडायरेक्ट इंपैक्ट सतलुज जैसे केसेस पर भी देखने को मिलता है। अब ओटीटी की बात करते हैं। ओटीटी का मतलब है ओवर द टॉप, यानी इंटरनेट के थ्रू डायरेक्ट कंटेंट डिलीवरी, जैसे नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम, Z5, सोनी लिव। ये ट्रेडिशनल सिनेमा सिस्टम को बाईपास करते हैं। क्वेश्चन है, ओटीटी को थिएटर्स जैसा रेगुलेट क्यों नहीं किया जाता? रीजन सिंपल है। थिएटर पब्लिक व्यूइंग होती है, ओटीटी प्राइवेट व्यूइंग होती है, और इंटरनेट पर हर मिनट मैसिव कंटेंट अपलोड होता है। इसलिए गवर्नमेंट प्री सेंसरशिप की जगह पोस्ट पब्लिकेशन रेगुलेशन फॉलो करती है। ओटीटी रेगुलेशन का मेन फ्रेमवर्क है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021। ये आईटी एक्ट 2000 के अंडर बनाया गया है। इन्होंने सोशल मीडिया और डिजिटल पब्लिशर्स दोनों को रेगुलेट करना शुरू किया। आईटी रूल्स का कोर है 3 टियर रेगुलेटरी मैकेनिज्म। लेवल 1 पब्लिशर, लेवल 2 सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी, और लेवल 3 गवर्नमेंट ओवरसाइट। ये हायरार्की प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेवल 1 में रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लेटफॉर्म की होती है। प्लेटफॉर्म खुद कंटेंट क्लासिफाई करेगा, ग्रीवांस ऑफिसर अपॉइंट करेगा और कंप्लेंट्स रिसीव करेगा। ये सेल्फ रेगुलेशन का फर्स्ट स्टेज है। लेवल 2, अगर कंप्लेंट रिजॉल्व नहीं होती तो मैटर सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी के पास जाता है। ये रिटायर्ड जजेस या एमिनेंट एक्सपर्ट्स हेड करते हैं। ये रिकमेंडेशंस और डायरेक्शंस इशू कर सकते हैं। लेवल 3 लास्ट स्टेज है गवर्नमेंट ओवरसाइट। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी बनाती है। ये सीरियस कंप्लेंट्स एग्जामिन करता है और जरूरत पड़ने पर ब्लॉकिंग रेकमेंड कर सकता है। सतलुज केस में इसी फ्रेमवर्क का रोल डिस्कस हुआ। आईटी रूल्स के कुछ प्रोविजंस को बॉम्बे और मद्रास हाई कोर्ट्स ने स्टे किया हुआ है। रीजन ये था कि कोर्ट्स ने क्वेश्चन उठाया, क्या एग्जीक्यूटिव डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के थ्रू अपनी पावर्स एक्सीड कर रही है? ये इशू अभी भी लीगली इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं सेक्शन 69A पर। ये आईटी एक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। इसके थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट डिजिटल कंटेंट ब्लॉक कर सकती है। ग्राउंड्स वही हैं, सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर। यूपीएससी प्रीलिम्स में सेक्शन 69A बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। लेकिन सेक्शन 69A में सेफगार्ड्स भी हैं। गवर्नमेंट को रिटन रीजंस रिकॉर्ड करने पड़ते हैं। रिव्यू कमेटी भी होती है। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने श्रेया सिंघल केस में सेक्शन 69A को कॉन्स्टिट्यूशनली अपहोल्ड किया था। रूल 14 के अंडर इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी एस्टैब्लिश होती है। इसमें होम, लॉ, डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स, माइटी और I&B के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। ये कमेटी डिजिटल कंटेंट कंप्लेंट्स इवैल्यूएट करती है। आईडीसी रेकमेंड कर सकती है वार्निंग, डिस्क्लेमर, मॉडिफिकेशन, डिलीशन या इमरजेंसी ब्लॉकिंग। ये गवर्नमेंट का हाईएस्ट ओवरसाइट मैकेनिज्म है। इस स्लाइड को एग्जाम रिवीजन के रूप में देखिए। थिएटर सीबीएफसी मैंडेटरी सर्टिफिकेशन होगा, सिनेमाटोग्राफ एक्ट के तहत ये रेगुलेट होगा। ऑन द अदर हैंड अगर हम ओटीटी की बात करते हैं तो यहां पर मैकेनिज्म है सेल्फ रेगुलेशन, पोस्ट पब्लिकेशन रिव्यू किया जाता है, और ये किसके तहत रेगुलेट होता है? आईटी रूल्स। ये कंपैरिजन डायरेक्ट प्रीलिम्स स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बन सकते हैं। आर्गुमेंट्स इन फेवर। सपोर्टर्स कहते हैं रेगुलेशन जरूरी है। क्यों? नेशनल सिक्योरिटी के लिए, पब्लिक ऑर्डर के लिए, चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए और आर्टिकल 19 और पब्लिक इंटरेस्ट के बीच बैलेंस मेंटेन करने के लिए। लेकिन क्रिटिक्स का आर्गुमेंट अलग है। उनके अकॉर्डिंग ओवर रेगुलेशन से सेल्फ सेंसरशिप बढ़ सकती है, क्रिएटिव फ्रीडम रिस्ट्रिक्ट हो सकती है, और वेग टर्म्स जैसे सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट कभी-कभी मिसयूज भी हो सकता है। 3 इंपॉर्टेंट जजमेंट्स याद रखिए। के अब्बास, फिल्म सेंसरशिप वैलिड है। श्रेया सिंघल, सेक्शन 66A स्ट्रक डाउन, सेक्शन 69A को अपहेल्ड किया गया। एस रंगाराजन, सिर्फ क्लियर एंड प्रॉक्सिमेट डेंजर होने पर ही सेंसरशिप जस्टिफाई होगी। ये 3 केसेस मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज हमने समझा सतलुज केस, सीबीएफसी, सिनेमाटोग्राफ एक्ट, आईटी रूल्स, सेक्शन 69A और आपका आर्टिकल 19 और इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स। यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से याद रखिए,
क्वेश्चन सिर्फ सिर्फ फिल्म्स का नहीं है, क्वेश्चन है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड नेशनल सिक्योरिटी के बीच कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस का। अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो सिविल स्टाफ आईएएस को सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं हूं आकृति बंसल, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।